नमस्कार जोहार। एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो एनसीईआरटी पर आधारित है और ये कक्षा 9 का बुक जो है एनसीईआरटी का उससे बनाया हूँ। चलिए मैं शुरू करता हूँ। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। देखिए आंसर आपको दिख रहा होगा, लेकिन पहले अपने से प्रयास कीजिए, फिर आप देख सकते हैं। पहले क्या है कि जर्मनी का सम्राट था, रूस का सम्राट था, फ्रांस का सम्राट था और इंग्लैंड का सम्राट था। तो यहाँ ऑप्शन ए बी सी में थोड़ा मिस हुआ है, बी ए है और सी इसको कर देते हैं तो इसका आंसर भी चेंज हो जाएगा। आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये फ्रांस का सम्राट था। चलिए ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ये फ्रांस का सम्राट था। और इसके बारे में हम लोग कुछ बात जान लेते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट जो थे वह फ्रांस का सम्राट कब बने थे, तो 1804 में। कब बना था फ्रांस का सम्राट? 1804 में ये नेपोलियन जो है फ्रांस का सम्राट बना। और इसी समय एक कानून इसने फ्रांस के साम्राज्य को सुधारने के लिए बनाया था, जिसे क्या कहता है वो, मतलब उसको नेपोलियन संहिता या नेपोलियन कोड के नाम से या नागरिक संहिता के नाम से इस कानून को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 2। इसमें चलिए आंसर तो नहीं दिया है, देखते हैं क्या है इसका आंसर कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। फ्रांसीसी क्रांति का अग्रदूत किसको कहा जाता है? नेपोलियन को कहा जाता है, दिद्रो कहा जाता है, रूसो को कहा जाता है या वाल्टियर को कहा जाता है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा, ये फ्रांस का क्रांति का जो अग्रदूत है ये रूसो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रूसो को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि फ्रांस की हम लोग जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों की जो भूमिका थी ना वह काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर दार्शनिक नहीं होता है, ऐसा कहा जाता था कि अगर दार्शनिक नहीं होते तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती। तो इसमें दार्शनिक जो थे और उसमें से भी रूसो ये सबसे महत्वपूर्ण या अग्रदूत इसको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये थोड़ा सा गलती है इसका, यहाँ से ऑप्शन आ गया है, ये आंसर यहाँ टाइपिंग हो गया है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। ये देखिए कहता कि जोसेफ मैथ्सनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, ये जोसेफ मैथ्सनी जो थे उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। यहाँ हम लोग देख पा रहे होंगे ये जोसेफ मैथ्सनी जो थे उनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ये है 1802 ईस्वी में जेनेवा में। ये आपका पहला का ये आंसर इसका था, आगे का ये गलती हो गया है। चलिए टाइपिंग बहुत ज़्यादा एरर है, इस पर ध्यान न दें। 1802 में जेनेवा में हुआ था, 1810 फ्रांस में हुआ था। अगला है आप जैसे देख पा रहे होंगे, और उसके बाद आपका हो गया 1812 इटली में हुआ था और 1807 जेनेवा में। तो जोसेफ मैथ्सनी का जन्म हुआ था 1807 ईस्वी में जेनेवा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये 4 क्वेश्चन है। ऑप्शन है कि सामाजिक अनुबंध या उपबंध लिखा है, यानी कि इसका इंग्लिश हो गया सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? रूसो थे, मॉन्टेस्क्यू थे, दिद्रो थे या वाल्टियर थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूसो इसका जो है सही जवाब हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए यहाँ आप दिया है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका है? मॉन्टेस्क्यू का है, मेटरनिक का है और बिस्मार्क है, रूसो है। तो ये किसका कथन है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ये कथन मेटरनिक का है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका
8 और देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ लिखा है, यहाँ केरोल कोपर्निकस कौन था। केरोल कोपर्निकस जो थे वह कौन थे, तो यहाँ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे। केरोल कोपर्निकस कौन थे, इटली का राष्ट्रवादी थे, फ्रांसीसी राष्ट्रवादी थे, रूसी राष्ट्रवादी थे या पोलिश राष्ट्रवादी थे। तो ये केरोल को कुरपिस्की, ये आपका ऑप्शन नंबर डी पोलिश राष्ट्रवादी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ की 7 में क्या है। देखिए यहाँ कहता है कि किस संधि के द्वारा यूक्रेन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आपका मान्यता मिला था। तो कस्तुनतुनिया की संधि, वर्साई की संधि, एक्ट ऑफ यूनियन, इनमें से कोई नहीं थी। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कस्तुनतुनिया की संधि, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये कस्तुनतुनिया की जो संधि हुई थी वह कब हुई थी, तो 1800 कब हुई थी कस्तुनतुनिया की संधि, तो 1832 ईस्वी में। कब हुई थी, 1832 में कस्तुनतुनिया की संधि हुई थी। ये हुआ इसका आंसर, और इसी संधि के तहत यूक्रेन को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ ये क्या है, तो कहता कि ये जो है फ्रेडरिक सर्यू कौन था। ये फ्रांसीसी चित्रकार था, ऑस्ट्रिया का इतिहासकार था, जर्मन का दार्शनिक था या ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। तो ये फ्रेडरिक सर्यू जो था वह आपका फ्रांसीसी चित्रकार था, और इसने 4 चित्रों का एक श्रृंखला बनाया, और उसी तरह उसके तहत ये राष्ट्रवादी भावनाओं को लाने का प्रयास किया था लोगों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ लिखा है किसी, या किसी, ये हो जाएगा किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं। किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं, रूपक कहते हैं, रूढ़िवाद कहते हैं, या राष्ट्रवाद कहते हैं, या कल्पना दृश्य कहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी इसके अनुसार से तो यह राष्ट्रवाद कहते हैं, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इसमें क्या है, 10 में कहता है कि पर्सा का ऑस्ट्रेलिया के साथ किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ था, मतलब युद्ध की समाप्ति किस संधि के साथ हुआ था। कहता ये है वियना संधि के साथ, पेरिस संधि के तहत, वर्साई की संधि के तहत और लंदन की संधि के तहत। तो ये किस संधि के तहत, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वियना के संधि के तहत पर्सा और ऑस्ट्रेलिया का युद्ध जो है वह समाप्त हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। और आज का अंतिम क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। देखिए इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था, 1871, 1852, 1876, 1985। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1871 में इटली का एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई थी। मतलब इटली की एकीकरण का जनक किसको माना जाता है, तो टोमन बिस्मार्क को माना जाता है, और इनके नेतृत्व में ही इटली जो कई छोटे छोटे गणराज्यों में विभाजित था उसको एक करने का प्रयास किया, और अंततः 1871 ईस्वी में यह पूरा हुआ। इसलिए इसको इटली की एकीकरण कहा जाता है। अगर ये छोटा सा वीडियो था, अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को एक बार लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।